दोस्तों, सिंध के नस्ल परस्त 17 जनवरी को जीएम सैयद की सालगिरह मनाते हैं और ये मनाते हुए भूल जाते हैं कि इबलीस खुदा का सबसे इबादत करने वाला बंदा था और उसके बाद वो शैतान बना। वो शैतान इसलिए बना कि वो खुद पसंद था, खुद गरज था, एहसान फरामोश था, नमक हराम था। जीएम सैयद वो शख्स है कि जिसने सिंध असेंबली में एक बार नहीं बारहा मुस्लिम कौम परस्ती होने का दावा किया। सिंध के असली समाट हिंदू सिंधी इल्तिजा करते रहते थे कि तुम हमारी धरती माँ भारत माता के टुकड़े मत करो, मगर जीएम सैयद नहीं माना। और जीएम सैयद ही नहीं, दीगर जो सिंध के लीडर थे वो भी नहीं माने। इन्होंने वो दलाइल दिए जीएम सैयद साहब ने मुस्लिम कौम परस्ती पे कि ऐसे दलाइल मौलाना मौदूदी ने भी कभी नहीं दिए। और उसके नतीजे में जो पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी, इसी 43 के अंदर मार्च में जो करारदाद पेश की जीएम सैयद ने, उसमें उन्होंने दावा किया कि वो 10 करोड़ इंडिया के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। 10 करोड़ तो क्या, उनसे चंद लाख बर्दाश्त नहीं हुए। असल में पाकिस्तान बनाने का जो मामला था, जीएम सैयद की शमूलियत धोखेबाजी थी। सिर्फ वो धोखा देना चाहते थे, सिंधु देश बनाना चाहते थे, हिंदू की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते थे। और ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बदकिस्मती से मारकाट हुई और महाजिर यहाँ आया, शरणार्थी इंडिया चला गया। शरणार्थी को इंडिया में मतरूका हिंद यानी महाजिरों की छोड़ी हुई ज़मीन और मिल्कियत और बिजनेस मिला, और यहाँ पर आकर मतरूका सिंध महाजिरों का हक ठहरा, जो सिंध के वडेरों ने जीएम सैयद के फैलाए हुए जहर के बायस छीन लिया। और ये सिलसिला जारी है। हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि जनाब, इंटीरियर के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें महाजिरों को दाखिला क्यों नहीं देते। सवाल करना आपकी हिमाकत है। 70 साल से ज़्यादा गुजर गए और आप सवाल कर रहे हैं। आपको ये जवाब मालूम होना चाहिए। नदीम रिजवी आपको 6 साल से जवाब बता रहा है कि अगर आप नहीं जागे तो आपका हशर बहुत बुरा होगा। ये नस्ल परस्ती आपको खा जाएगी। ये टोपी अजरक ड्रामा जो है, ये सन 70 के बाद शुरू हुआ है। जीएम सैयद ने भी ये टोपी अजरक ड्रामा नहीं किया था। जीएम सैयद की जो सकाफत थी वो वही थी जो यूपी की सकाफत है। टोपी, कपड़े, लिबास, ज़बान तक जो थी, उर्दू सिंध में सच्चल सरमस्त शायरी कर चुके थे। आज उर्दू पे पाबंदी लगाई जाती है। ये नस्ल परस्ती है। ये जीएम सैयद, इसने 1948 में मीटिंग कॉल की, महाजिरों के अलावा सबको बुलाया, पंजाबियों को भी, और सबको राज़ी किया कि ये इंडिया के मुसलमानों की साजिश है, यूपी वालों की साजिश है, पाकिस्तान इसके खिलाफ उठ खड़े हों। किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय बाचा खान के और बंगाल के कुछ लीडरों के। उसके बाद इसने नारा लगाया कि अगर सांप एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ से महाजिर और पंजाबी को मार दो और सांप को छोड़ दो। ये जुमला इसकी किताबों में मौजूद है। और हम जो हैं इसको सूफी सियासतदान कहते हैं। कितनी घटिया बात है। कोई महाजिर इसकी मजम्मत नहीं करता। महाजिरों का एक अहमक लीडर इसको अपना बाप मानता है। वो बाप कि जिसने महाजिरों को कत्ल करने का हुक्म दिया अगर सांप भी आ रहा हो। ऐसी सूरत हाल में महाजिरों को जागना होगा। आप याद रखिए, सिंध का नस्ल परस्त आपको रोहिंग्या बना देगा। रवांडा के अंदर जो जुल्म हुआ है, बर्मा में जो जुल्म हुआ है, जर्मनी में जो जुल्म हुआ है, वही जुल्म सिंध में होगा अगर आप जागे नहीं। आप अहमकाना सवालात करते रहे, आप अहमकाना नारे लगाते रहे कि जी सूबा तो बनेगा, बगैर ज़मीन के आपको कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। फ़ौज आपको बेवकूफ़ बना रही है। फ़ौज के अपने मफादात हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर आमादा है। सिंध के नस्ल परस्तों की हिमायत कर रही है। आपको कुछ नहीं देगी। आपको तब मिलेगा जब आप फर्जंदे ज़मीन बनेंगे। मतरूका सिंध के अपने बुज़ुर्गों की तबादली की ज़मीन के, ये आपका हक़ है और इस हक़ पे आपको बात करनी होगी। खुदा हाफिज़।